हाँ देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हाँ रिंग्स का पढ़ चुके थे, ठीक है। तो रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो याद होगा कितना आया था। हाँ कितना आया था, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। फिर एक्स क्या था, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर था, और आर क्या था, रेडियस ऑफ द रिंग था, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब आज का क्लास में हम लोग हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये सब का हम लोग डेरिवेशन गॉस लॉ में भी करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फील आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कूलम्स लॉ से सारा डेरिवेशन होता है, तो सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। वो ज्यादा शॉर्टकट मेथड होगा, गॉस लॉ में जो पढ़ेंगे वो ज्यादा शॉर्टकट होगा, बट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, सारा यूनिफॉर्म होगा, ऑल बॉडीज आर यूनिफॉर्म, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, ई वेक्टर ड्यू टू हॉलो स्फीयर। कैसा हॉलो स्फीयर होगा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, यूनिफॉर्म चार्ज। बोल क्लियर है, यूनिफॉर्म चार्ज के लिए निकालना है, क्लियर है। अच्छा इसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू होगा और रेडियस आर होगा। तो देखो ये तुम्हारा ये हो गया, इस पे ये चार्ज का भंडारा हो गया, मान लो क्या ये चार्ज का भंडारा है, बोल क्लियर है। अब इसके ऊपर का जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इसका रेडियस कितना है, आर है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी निकालना है और बाहर भी निकालना है, ठीक है। मतलब अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होगा और बाहर में भी क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो निकालने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट P है और निकालना जहां है, तो यहां से लेके यहां तक का बीच का दूरी x है और इसका रेडियस r है। अब बताओ इसका क्या चीज का ये बना हुआ होगा, इसका एलिमेंट क्या होगा। हाँ क्या होगा, तो बहुत सारा रिंग्स होगा। सबसे बड़ा रिंग कहां पर होगा, तो सबसे बड़ा रिंग इसके डायमीटर के पास होगा और सबसे छोटा रिंग इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, बोल क्लियर है। तो इसका एलिमेंट होगा रिंग, क्या होगा, रिंग। तो एक रिंग हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिंग। तो देखो हम लोग बोलेंगे कैसे, देखो ये रिंग लिए, तो ये वाला रिंग हो गया, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कैसे, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि थीटा पे जाके डी थीटा का थिकनेस का हम लोग एक रिंग लिए हैं, बोल क्लियर है। अब इसका थिकनेस क्या होगा, तो इसका रेडियस आर है, तो कैन वी से इसका जो थिकनेस होगा आर डी थीटा होगा। अरे बोलो, अच्छा ये जो रिंग लिए हैं इसका रेडियस क्या होगा, तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला आर साइन थीटा होता है और थीटा के साथ वाला क्या होता है, आर कॉस थीटा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रिंग के सेंटर और बॉडी के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर कॉस थीटा होगा और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, हाँ आर साइन थीटा होगा, बोल क्लियर है। अब रिंग का निकालने के लिए ऑलरेडी हम लोग रिंग का लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, इसका पहले देखो थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ये रिंग था, अरे बोलो, अच्छा हम लोग क्या किए थे, एक एलिमेंट लिए थे डी क्यू और ये एलिमेंट का पहले लिखे थे, तो वो कितना आया था, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये दूरी आया था, तो ये वाला हम लोग x माने थे और इसको माने थे r, तो ये वाला z ले ले, तो इस z का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ पर z स्क्वायर लिखते थे और उस z का वैल्यू क्या होता था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बोल क्लियर है। अच्छा ये एंगल अल्फा लिए थे, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, तो इधर वाला कॉम्पोनेंट कॉस अल्फा हो जाएगा और इधर वाला साइन अल्फा होगा। अब सिमेट्री के चलते बोले थे ये कैंसिल आउट हो जाता है और इधर वाला सारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली जो हमको आया था वो कितना आया था, तो डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर और फिर क्या था कॉस वाला, तो ये कॉस अल्फा था, ये था ना। इसी को जो है लिखे थे, तो कॉस अल्फा का वैल्यू x बटा जेड भी कर सकते थे और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ गया था, सॉल्व किए थे तो आ गया था क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ये ऑलरेडी आ चुका था। अब यही पर देखो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो इसी टाइप करना है, लेकिन रिंग का रेडियस जो है यहाँ पर आर लिए हैं, इस जगह रिंग का रेडियस आर नहीं है बल्कि क्या है, आर साइन थीटा है, बोल क्लियर है। अच्छा ये दूरी जेड ही होगा, ठीक है, ये वाला जो है इसको जेड ही ले लेते हैं, अरे बोलो। और अब देखो कैसे कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसका एलिमेंट जो है वो रिंग होगा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी क्यू, तो हम लोग लिखेंगे डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, हाँ जेड स्क्वायर, व्हाट इज जेड, जेड यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी, तो ये वाला यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी क्या है, जेड है, बोल क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट, तो हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो लफड़ा क्या है, लफड़ा है कि एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है अल्फा,
dq भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल, बहुत सारा वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर बहुत सारा वेरिएबल रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हाँ, सिंगल वेरिएबल में लाना चाहिए। कैसे लाएंगे? तो सिंगल वेरिएबल में ला के फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए देखो ये वाला हम ट्रायंगल थोड़ा सा बना दे रहे हैं ताकि फील थोड़ा ज्यादा आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये ऐसे है ना, अब देखो ये वाला एंगल थीटा माने हैं और इसको क्या माने हैं? ये सेंटर है, लेट द सेंटर बी ओ, और ये पॉइंट पी है, तो ये तुम्हारा ओ हो गया, ये पी हो गया, और ओ से पी के बीच का गैप कितना हो गया? एक्स हो गया। अच्छा, ये हम रेडियस आर माने हैं। ठीक है, अच्छा थीटा के सामने वाला ये वाला पार्ट क्या होगा? आर साइन थीटा, और ये वाला क्या होगा? आर कॉस थीटा। खैर यहाँ जरूरी नहीं है, बट और इसको माने हैं जेड, और ये एंगल अल्फा लिए हैं। तो इसी को हम लोग रिलेट करेंगे, कोसाइन रूल वगैरह ये सब अप्लाई करेंगे, मतलब सारा एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोल क्लियर है? तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा? तो देखो इंटीग्रेशन सब हम जेड के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। बोल क्लियर है? तो देखो कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखो, पहले ये dq को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, वी आर एलिमिनेटिंग dq को कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो यूनिटरी मेथड से करना होगा। तो देखो कैसे कैसे करना चाहिए। देखो अगर जब चार्ज q है यूनिटरी मेथड, तो इसका टोटल एरिया क्या है? हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर कितनी है dq बोले तो एलिमेंट का चार्ज, तो एलिमेंट का एरिया क्या होगा? तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा 2 पाई, और रेडियस इसका आर नहीं बल्कि क्या है? आर साइन थीटा है, और चौड़ाई कितना होगा? तो ये आर डी थीटा होगा। बोल क्लियर है? तो यहाँ से dq का वैल्यू कितना आ गया? तो देखो r इंटू आर स्क्वायर हो गया, ये वाला आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कट गया। अच्छा 2 पाई है, यहाँ 4 पाई है, तो यहाँ 2 बचेगा। तो कैन वी से दैट कि ये वाला q/2 हो जाएगा, और ये इधर साइन थीटा डी थीटा इधर चला गया, मतलब ये वाला टर्म इधर चला गया, तो dq का वैल्यू इतना आ गया। अच्छा dq का वैल्यू रिलेट हो गया, लेकिन फिर एक देखो यहाँ पर एक और लफड़ा हो गया, थीटा भी वेरिएबल हो गया, तो थीटा को भी एलिमिनेट करेंगे। तो थीटा एलिमिनेट कैसे होगा? तो ये कोसाइन रूल से एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैन वी से दैट कि जेड स्क्वायर, कोसाइन रूल क्या है कि ये इंक्लूडिंग एंगल है, तो अगर जेड स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर व्हाट माइनस 2rx इंटू कॉस थीटा। क्या किए? कोसाइन रूल अप्लाई किए। क्या किए? कोसाइन रूल। ठीक है, अच्छा चूंकि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में है तो डीजेड टाइप का आना चाहिए। अब बताओ डीजेड कैसे आएगा? हाँ बोलो बोलो कैसे आएगा? हाँ, इसको डिफरेंशिएट करके, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dz बाई डी थीटा हो जाएगा। अरे बोलो, अच्छा r यहाँ क्या है? बॉडी का रेडियस है जो कि कांस्टेंट है, x क्या है? फिक्स डिस्टेंस है जो इसके और इसके बीच का है, x क्या है? फिक्स डिस्टेंस। तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, तो बचेगा क्या? माइनस 2rx, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू वॉट, ऐसे। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या लिखेंगे? तो जेड डी जेड बराबर क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो r इंटू एक्स, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये डी थीटा को इधर भेज दो, तो जेड डी जेड मतलब साइन थीटा डी थीटा यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो एक ये वाला साइन थीटा डी थीटा एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा भी कैसे एलिमिनेट होगा? हाँ, कोसाइन रूल से ये भी होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। तो यहाँ से कॉस अल्फा का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? इसको इधर आने दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? 2xz, ऐसे। तो बोलो लिखेंगे तो देखो क्या होगा? तो E बराबर dq क्या है? तो dq की जगह हम लिखेंगे क्या? इंटीग्रेशन होगा, dq की जगह हो जाएगा q/2 साइन थीटा डी थीटा, और बोलो, और साइन थीटा डी थीटा की जगह फिर यहाँ से पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? तो साइन थीटा डी थीटा की जगह यहाँ पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा? तो साइन थीटा डी थीटा की जगह जेड डी जेड भाई कितना हो जाएगा? आर इंटू एक्स, ऐसे। अच्छा ये हो गया, फिर नीचे में क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, अरे बोलो, फिर क्या है? कॉस अल्फा की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? 2xz। बोल क्लियर है? अब इसी को सॉल्व करके हमको लाना है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो कैसे कैसे क्या है, देखो अब इसको सॉल्व करते, तो ये वाला जेड से ये वाला जेड कट गया, तो बोल कितना आएगा? तो E बराबर, ये तो Q हो गया। अब देखो ये 2 और ये 2 4, और ये x और ये वाला x, ये r भी रहेगा, तो 4x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? r। बोल क्लियर है?
अच्छा अब इसके बाद और क्या बचेगा, तो ये वाला भी बच ही रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा। तो बोल अंदर में क्या आएगा, तो अंदर में तुम्हारा dz हो जाएगा, और बोलो, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, तो ये वाला जेड स्क्वायर ये बच रहा है ना, तो ये जेड स्क्वायर यहाँ आ गया। बोल क्लियर है। अब इसी को और फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्यू बाई 4r, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसके अलावा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे तो देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लो, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वॉट, जेड स्क्वायर डी जेड। देखो इतना आएगा, देख लो, अरे बोलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर लफड़ा क्या है कि इंटीग्रेशन तो जेड के रिस्पेक्ट में ऐसे सॉल्व करके तो मिला भी सकता है, ये जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस आर स्क्वायर भी हो गया, और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ऐसे। बोल क्लियर है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम हो गया। अब हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बाहर भी निकालना है और अंदर भी निकालना है। तो जब बाहर निकालेंगे, जैसे व्हेन P इज आउटसाइड, जब पॉइंट बाहर होगा तब देखो लिमिट हमारा क्या होगा, तो ये तुम्हारा देखो स्फीयर है ऐसे, और ये पॉइंट P बाहर है, ठीक। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, x है। अब देखो सारा टोटल सोचना है z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑल इंटीग्रेशन हैज बीन इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, z, तो z के रिस्पेक्ट में सोचना है। तो देखो कैसे कैसे क्या करेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा एलिमेंट जो है, देखो सबसे बड़ा रिंग z के किस वैल्यू पर है, तो z के x पे है। सबसे इधर वाला जो रिंग है वो z के किस वैल्यू पर है, और इधर वाला रिंग z के किस वैल्यू पर, ऐसे सोचना होगा। फिर से सोचो, सबसे बड़ा वाला जो रिंग है वो z के किस वैल्यू पर है, तो x पे है, क्योंकि o और p के बीच में दूरी क्या x है। इधर वाला रिंग z के किस वैल्यू पर होगा, तो ये तो x हो गया, और ये वाला क्या हो गया, r हो गया। तो इधर वाला जो एलिमेंट है वो z के रेस्पेक्ट में x प्लस r पे है। फिर इधर वाला क्या है, तो वही हो जाएगा z बराबर x माइनस r। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो x प्लस r पे है, और राइट वाला जो एलिमेंट है वो x माइनस r पे है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब p बाहर होगा तो खाली इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा लिमिट क्या आ जाएगा, तो x माइनस r राइट वाला एलिमेंट होगा, और लेफ्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, x प्लस r। ऑल क्लियर है। फिर अंदर क्या बचेगा, तो 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, और ये टोटल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे डी जेड, ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व करेगा तो देखो क्या आएगा, सॉल्व करेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी जेड का इंटीग्रेशन क्या, जेड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स प्लस आर और एक्स माइनस आर, तो एक्स प्लस आर माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस आर माइनस एक्स प्लस आर हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब x से x कटेगा तो r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। तो ये जो वैल्यू है, ये वाला जो पार्ट है, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये वाला जो पहला वाला जो होगा वो 2r पे हो गया, अच्छा माइनस। अब दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरा वाला पार्ट में देखा जाए तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। बोल क्लियर है। तो अंदर क्या बचा, डी जेड बाई जेड स्क्वायर, डी जेड बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ माइनस 1 बाई जेड होगा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या यहाँ प्लस कर दें। फिर क्या बचेगा 1 बाई, तो ये 1 बाई जेड अपर लिमिट क्या होगा, तो x प्लस आर, लोअर लिमिट क्या होगा x माइनस आर। एक बार अपर पुट करेंगे, एक बार लोअर पुट करेंगे, तो बोल क्या होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई एक्स प्लस आर, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस आर। बोल क्लियर है। फिर एलसीएम लो, तो x माइनस आर एक्स प्लस आर, तो बोल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2r प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो, तो x माइनस आर माइनस एक्स माइनस आर, ऐसे डिवाइडेड बाई व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोल क्लियर यहाँ। अब देखो x माइनस एक्स कट गया, माइनस आर माइनस 2r हो गया, तो ऊपर में क्या आ गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर में जो है वो माइनस 2r हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, इतना। अच्छा, अब ये माइनस अगर हटाएंगे प्लस करेंगे तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला टर्म हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब ये वाला से ये वाला कटेगा, तो यहाँ क्या बचा 2r और प्लस 2r, मतलब ये हो गया 2r
प्लस 2r, तो 2r कितना हो गया 4r। कहने का मतलब कि जो इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ तो ये वाला जो टर्म आया वो 4r आया, तो हमारा आउटसाइड में देखो क्या होगा, तो हम सारा मिटार के लिख रहे हैं, देखो इसको उतार लेना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाहर में जो है व्हेन p इज आउटसाइड, तो e आउट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो देखो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, फिर एक टर्म बचा नीचे में 4r, और ऊपर में भी सॉल्व किए थे तो कितना आया था 4r से 4r कट गया, तो e आउट का वैल्यू क्या हो गया, तो e आउट का जो वैल्यू है वो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर हो गया। बल क्लियर है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा कहाँ पर, बाहर में। ठीक, अब हम लोग अंदर में निकाल रहे हैं, व्हेन p इज इनसाइड, व्हेन p इज इनसाइड, अगर p अंदर होगा तो देखो क्या होगा, ठीक है, तो बाहर होगा तो इतना है, अंदर होगा तो क्या होगा ये निकालना है। तो देखो इसको हम मिटा रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू याद रखना कितना है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब जब हम अंदर भी निकालेंगे तो देखो यही होल स्क्वायर हो गया, ये पॉइंट p अब यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ रहेगा, बल क्लियर है, और यहाँ से यहाँ का दूरी कितना x है। अब बताओ लेफ्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, हाँ तो ये वाला तो r है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉइंट p अंदर में लिए हैं, तो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो x प्लस r पे होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला राइट वाला एलिमेंट क्या होगा, तो ये तो r है, ये x हो चुका है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला एलिमेंट r प्लस x पे होगा, और राइट वाला जो एलिमेंट है उसका लोकेशन z के रिस्पेक्ट में देखो, क्योंकि z इज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम पॉइंट p, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये पॉइंट p है जहां निकालना है, तो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो कितना वैल्यू पे होगा, r प्लस x पे होगा, और राइट वाला जो एलिमेंट है वो r, ये x हो चुका है ना, और यहाँ से r है, यहाँ से यहाँ x है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, तो हमारा लिमिट हो जाएगा r माइनस x से लेके r प्लस एक्स तक। तो हमारा देखो यहाँ पर ये अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ 1 माइनस क्या होगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट z स्क्वायर, और टोटल dz है, और लिमिट हो जाएगा क्या r माइनस एक्स, मतलब राइट वाला, और r प्लस एक्स हो गया लेफ्ट वाला एलिमेंट। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व देखो कैसे करेंगे, वंस अगेन देखो dz का इंटीग्रेशन z, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स माइनस r, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लेफ्ट ई वाला इंटीग्रेशन का ई वाला आएगा, ये से ये कट गया तो कितना हो गया, हाँ 2x, तो ये वाला जो पार्ट हुआ पहला टर्म का जो इंटीग्रेशन 2x हो गया, माइनस फिर से देखो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, z स्क्वायर बाहर आ गया, तो वो मैं सॉरी z स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, हाँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब dz बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बाई जेड, अपर लिमिट क्या, हाँ अपर लिमिट तेरा r प्लस एक्स, लोअर लिमिट r माइनस एक्स, यही ना। अब एक बार r की जगह r प्लस एक्स पुट करेंगे, एक बार r की जगह r माइनस एक्स, तो बोल जल्दी जल्दी क्या आएगा, तो 1 बाई r प्लस एक्स माइनस 1 बाई r माइनस एक्स। अब इसको और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा कितना, तो ऊपर में हो जाएगा r माइनस एक्स माइनस ऐसे, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये वाला से ये वाला कट गया, अब प्लस आर से माइनस आर कट गया, तो माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, तो बोल कितना आएगा, तो 2x माइनस 2x, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व किया तो 0 हो गया, जो सबको नाश कर देगा, इसका मतलब कि ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो फाइनली ई इन साइड कितना आ गया, तो ई इन साइड जो है इसका वैल्यू q बाय मतलब ये समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ये p कहीं पर भी हो, यहाँ हो, इस लाइन के ऊपर कहीं भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर में 0 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को शेल थ्योरम कहा जाता है। क्या बोलते हैं, शेल थ्योरम। व्हाट इज शेल थ्योरम? अकॉर्डिंग टू द शेल थ्योरम एनी पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो शेल थ्योरम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही शेल थ्योरम है। अच्छा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बाहर में ई आउट बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब पॉइंट बाहर में होगा तो x पे डिपेंड करेगा, और वही पॉइंट जब अंदर में होगा तो सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे वो पॉइंट सेंटर पे हो, चाहे इधर हो या वो। तो इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करके निकाल भी दिए। बोल क्लियर है?
अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग क्या क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में कितना निकला और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना निकला। अब इसका चाहेंगे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बना रहे हैं, पहले इसको उतार लो अच्छा से। यहाँ तक समझ में आ गया बाहर वाला फॉर्मूला कितना है, बाहर वाला कितना फॉर्मूला है? तो बाहर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो Q/4πε0 कितना है, x², और जब अंदर में निकालना होगा इन साइड तो ये कितना आ गया, 0। इसी को हम लोग क्या बोले, सेल थ्योरम, ठीक है, इसी को सेल थ्योरम कहा जाता है। अच्छा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई सेंटर हमेशा 0 होगा। अंदर सेंटर पे ही क्या, अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को पता लगाना होगा, कहाँ से कहाँ होगा। तो बॉडी के बाहर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस तरफ जो है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा। अच्छा, ई क्या है, ई है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस बॉडी में, बॉडी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि हाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आउटवर्ड होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब इसी का हमको ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ देखो कैसे कैसे बनेगा। तो ई आउट इतना हो गया, ई इनसाइड 0 हो गया, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अच्छा, अगर मान लो एक्स के आर पे निकालना होगा, तो एक्स के आर पे निकालना होगा तो पुट एक्स की जगह क्या आर, तो सरफेस पे निकालना होगा तो Q/4πε0, एक्स की जगह आर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सारा इंफॉर्मेशन को पता हो गया कैसे कैसे क्या है। अब इसको देखो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। तो इसमें साइन कन्वेंशन देखो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है, ग्राफ वाला पार्ट में, कि साइन कन्वेंशन में क्या यूज करते हैं कि अगर राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग पॉजिटिव ई लेंगे, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव ई लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो एक्स के पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा। ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, हाँ नीचे बनेगा। तो इसका ग्राफ देखो इस टाइप से होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे इस जगह पर। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, यही तो तुम्हारा सेल थ्योरम है। तो ये 0 हो गया ऐसे करके, और बोलो 0। अच्छा, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड है, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्स के ऊपर बनेगा कि एक्स के नीचे बनेगा, हाँ ऊपर बनेगा, तो ऊपर होगा। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे करके होगा, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है -r से लेके +r तक ऐसा बनेगा। ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, और -r से लेके +r तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जैसा कि हम लोग डेरिवेशन किए, -r से +r, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, 0। उसके बाद फिर इधर ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। बोल क्लियर है? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। क्लियर? चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या है कि अभी हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सब यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ेंगे और नॉन कंडक्टिंग के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जितना भी पढ़ेंगे आगे सारा कैसे पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर से सुनो, अभी हम जितना भी पढ़ेंगे वो सब यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के वजह से पढ़ेंगे, और सब नॉन कंडक्टिंग बोले तो इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से पढ़ेंगे, जितना भी हम अभी कराने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, जैसे अभी हम लोग क्या सीखें कि अगर यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो और ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कहीं पर भी, ये चाहे पॉइंट यहाँ हो, कहीं पर भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना होता है, 0, ठीक है। दैट इज हम लोग ई इनसाइड बोलते हैं, दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू आर, और इसी को बोला जाता है क्या, सेल थ्योरम। अरे बोलो, इसी को क्या बोला जाता है, सेल थ्योरम। और आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, वो आया Q/4πε0 x², ऐसे, दैट ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है बाहर में, ठीक है। तो अंदर में सेल थ्योरम अप्लाई होता है हर जगह, चाहे वो पॉइंट सेंटर पे हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा, 0, और बाहर में ऐसे होगा। लेकिन इसके लिए कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और बोलो, ठीक है। और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बाद में हम बताएंगे, बट ये अभी यही मान के चलो कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, हमेशा एक्स क्या लेंगे, तो एक्स विल बी ऑलवेज टेकन डिस्टेंस फ्रॉम का सेंटर। तो लिख लो, एक्स इज ऑलवेज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। लिखो, एक्स इज ऑलवेज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। तो ये हॉलो स्फीयर का यही कहानी है, ठीक है। इसका ग्राफ भी समझ में आ गया कैसे कैसे है, ठीक। अब इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम में कैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड ई
फाइंड ई वेक्टर एट ओ ए बी एंड सी, ठीक है, ओ ए बी एंड सी, ठीक है, लिखा, लिखो एक चीज लिख लो, x इज ऑलवेज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो x की ही दूरी पे निकालेंगे, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो x की ही दूरी पे निकालने हैं। वेयर x क्या है, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। बोल क्लियर है? देखो आज का क्लास थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स कराना है, ठीक है, तो देखते जाना, जल्दी जो जो दिक्कत होगा फटाफट बोलते जाना। देखो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो क्या है कि दो हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हाउ मेनी हॉलो स्फीयर, दो, इस पे भी चार्ज बिखरा हुआ है और इस पे भी चार्ज बिखरा हुआ है। बोल क्लियर है? चार्ज का भंडारा है, नहीं क्या है, चार्ज का भंडारा है। अब देखो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, इस बॉडी पे चार्ज प्लस Q1 है और इस बॉडी पे चार्ज प्लस Q2 है। अच्छा, इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। बोल क्लियर है? अब बहुत सारा हम पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे ये पॉइंट्स O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना O पे, A पे, B पे और C पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे तो याद रखना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय व्हाट, ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। व्हाट इज ई वेक्टर? तो ई वेक्टर तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और E1 और E2 क्या है, तो दीज आर द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब वेक्टर एडिशन है तो डायरेक्शन के हिसाब से देख लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे कैसे है, तो कैसा क्या अप्लाई करना है, तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो हम सबके चलते निकालेंगे इंडिविजुअली और सबका वेक्टर एडिशन कर देंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग O पे निकाल रहे हैं, तो O पे निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमको लिखना पड़ेगा E1 प्लस E2, मतलब 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये पॉइंट O है, अब अगर देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये सेंटर पे है, तो इसके वजह से क्या होगा, जीरो, क्या रीजन, सेल थ्योरम, यस वेरी गुड। और इसके वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो जब दोनों के वजह से जीरो होगा तो 1 के चलते भी जीरो और 2 के भी चलते जीरो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब ये कहाँ पर आया भैया, O पे, पहला क्वेश्चन O पे ही था। दूसरा क्वेश्चन एट A पे निकालना है, A पे भी क्या होगा बताओ, तो A पे भी हमको लिखना होगा, तो E1 प्लस क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि A जो है इस बॉडी 1 के रेस्पेक्ट में भी अंदर में है, तो इसके लिए भी सेल थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जो पॉइंट है इसके वजह से भी ये पॉइंट अंदर में, तो दोनों के वजह से जब अंदर में है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बोल क्लियर है? तो B पे समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं A पे समझ में आ गया, अब हम लोग B पे करते हैं, ठीक है। तो B पे भी वैसा ही लिखना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B क्या लिखेंगे बताओ, तो 1 सेकेंड E1 प्लस E2 लिखना पड़ेगा। अरे बोलो क्या लिखना पड़ेगा, E1 प्लस E2। अब देखो देखा जाए तो ये पॉइंट B जो है तो 1 से तो बाहर है, अरे बोलो, और 2 से क्या है, अंदर है। और सब में देखो है जो भी डिस्टेंस लेना है तो x इज व्हाट, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्वेश्चन यही है कि फाइंड ई वेक्टर एट कहाँ O, A, B और C, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x, ठीक है, x डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये समझ में आ गया, अरे बोलो। तो B पे तो अब देखो क्या कहा जाए, तो ये देखो x ही दूरी है, तो ये भी तुम्हारा, ये भी x ही था। अब ये भी दूरी क्या लेना, x ही लेना। ऑल द डिस्टेंस शुड बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, वेयर x इज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। अब B पे देखो क्या होगा, तो 1 से बाहर हो गया बट 2 के अंदर हो गया, तो जिसके अंदर हो गया उसके हिसाब से सेल थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और जिसके बाहर हो गया उसकी वजह से होगा, तो 1 की वजह से होगा तो कितना होगा, तो 1 का चार्ज कितना है, तो ये Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर होगा, और E2 की वजह से क्या होगा, जीरो। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो EB बराबर आ जाएगा Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पर आ गया, B पे आ गया। अब हम आ जाओ C पे, एट C पे क्या होगा, ठीक है। तो C पे देखो
सी पे निकालना है ना, तो देखो ये सी, तो सी में देखा जाए तो 1 से भी बाहर है और 2 से भी बाहर है, तो दोनों से बाहर है तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो ठीक है, 1 से भी बाहर है 2 से भी बाहर है, तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो हम वंस अगेन क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस E2। और बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पे जो होगा E1 क्या लिखेंगे, तो Q1/4πε0 x स्क्वायर, ये भी रेडियली आउटवर्ड होगा, और दूसरा भी लिखेंगे Q2/4πε0 x स्क्वायर। अब दोनों में देखो डायरेक्शन क्या जाएगा, तो 1 की वजह से भी राइट, 2 की वजह से भी राइट, ठीक है, तो दोनों की वजह से राइट तो जुड़ जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो ये हमारा इतना कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2। बोल क्लियर है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इस तरह से जहां पर निकालना होगा वहां निकालते जाएंगे। बोल क्लियर है, समझ में आ गया। तो सब में क्या है क्वेश्चन कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एट ABC, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। और जितना भी अभी बात करेंगे, कैसा बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगा। तो देखो क्या है कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज का भंडारा है ये, ठीक है, क्या है ये, चार्ज का भंडारा। इसका चार्ज प्लस Q है और रेडियस इसका R है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये O है, ये A है और ये क्या है, B है, और ये मान लो इसको C ले लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे निकालना है। अच्छा, x इज ऑलवेज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर, तो x हमेशा सेंटर से दूरी लेना है, ठीक है, x क्या लेना है, हमेशा सेंटर से दूरी। तो देखो O पे क्या होगा, A पे क्या होगा, C पे क्या होगा, B पे क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो, अगर देखा जाए तो देखो यही ना है, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले O पे आ जाओ। O पे अगर देखा जाए तो O पे देखो क्या होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें ये क्या है, बहुत सारा हॉलो स्फीयर का बना हुआ होगा। तो 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट होगा। हम समझने के लिए मान लो कि समझने के लिए देखो ये ले रहे हैं, तो ये मान लो चार्ज Q1 ले लेते हैं, इसका रेडियस R1, इसका चार्ज Q2, इसका रेडियस R2। बहुत सारा हॉलो स्फीयर का ये कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ये बहुत सारा हॉलो स्फीयर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ठीक है। तो इसका चार्ज Q1 है, इसका रेडियस R1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका रेडियस R2 है, इसका चार्ज Q3 R3, Q4 R4, Q5 R5। तो ऐसे करके बहुत सारा है, बट समझने के लिए हम लोग ऐसा ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये O का बात करते हैं, तो O पे देखो क्या होगा, तो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हम लोग क्या लिखेंगे, तो Q1 की वजह से भी 0, क्योंकि इसके भी सेंटर पे आ गया सेल थ्योरम, इसके वजह से भी सेंटर पे है, इसका भी सेंटर पे है, सबका क्या है, सेंटर पे है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो Q1 की वजह से भी 0, Q2 की वजह से भी, सबके वजह से 0, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ये कहाँ निकल गया, O पे निकल गया। अब कहाँ निकालना है, तो अब हमको A पे निकालना है। तो A पे अगर ध्यान से देखो, A कहाँ पर है, तो देखो A मान लो हम यहाँ ले लेते हैं। ऑल क्लियर है। अब A को देखा जाए तो देखो कुछ हॉलो स्फीयर के बाहर हो गया और कुछ हॉलो स्फीयर के अंदर हो गया। तो देखो इसके बहुत सारा बाहर में भी हॉलो स्फीयर है, सबके वजह से इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, 0। क्यों, सेल थ्योरम, यस वेरी गुड। सबके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्यों, सेल थ्योरम होगा। लेकिन ये सबके बाहर में है ना, तो बाहर वाला का तो होगा, ठीक है। और हम लोग अभी जैसा देखें, इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, जिसको हम लोग सेल थ्योरम भी बोलते हैं। और बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यही ना। वेयर क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और एक्स क्या होता है, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर से, यही ना होता है। तो हमको यहाँ निकालना है। तो हमको समझने के लिए Q1 Q2 Q3 ऐसे करके ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटा छोटा पीस है, ठीक है। तो अब हमको A पे निकालना। तो A पे देखो क्या होगा, तो A पे हम ऐसा लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पे, तो देखो क्या होगा, हम खाली मैग्नीट्यूड अभी निकाल रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो Q1 की वजह से होगा तो Q1/4πε0, और x तो हमेशा देखो सब में x इज व्हाट, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंट्रल, ऑलवेज लेते हैं। तो ये 1 की वजह से हो जाएगा, फिर 2 की वजह से बोलो, तो 2 की वजह से भी होगा, और बोलो 3 की वजह से बोलो, तो 3 की वजह से भी होगा, क्योंकि ये सबके रेस्पेक्ट में कहाँ पर है, बाहर में है, ठीक। अब किसके किसके अंदर में है, तो Q4 के अंदर में हो गया और Q5 के भी रेस्पेक्ट में अंदर में हो गया। तो जिसके रेस्पेक्ट में अंदर में हो गया उसके लिए क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब सबको सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा। तो अगर देखा जाए तो देखो 1/4πε0 x² बाहर आ जाएगा,
अंदर में क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट ये तो समझने के लिए लिए थे ना, बट ऐसे ऐसे करके तो बहुत सारा है ना, तो समझने के लिए लिए थे, तो हमको इसके अंदर का चार्ज निकालना पड़ेगा, इसके अंदर का, ये वाला का, इसके अंदर का हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। और लेट इसके अंदर का जो चार्ज है वो Q इनसाइड के नाम से इसको जाना जाता है, आगे जाके पढ़ेंगे गॉस लॉ में, यही Q इनसाइड के नाम से जाना जाता है। तो Q इनसाइड इसका क्या होगा, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब समझने के लिए क्या इसका वैल्यू होगा ये निकालना है। तो कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा। तो यूनिटरी मेथड से देखो कैसे निकलेगा, तो अगर हम चार्ज हम Q ले लेते हैं पूरे बॉडी का, तो पूरे बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा, यस वेरी गुड, कितना होगा, इतना। और चार्ज अगर हम Q इनसाइड ले रहे हैं तो पूरे बॉडी का वॉल्यूम 4/3 पाई, सॉरी यहाँ x है ना, ये भी तो ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम सेंटर से, तो यहाँ पर x यही होगा, क्योंकि जो भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x ही निकालना है। अब देखो अगर देखा जाए तो देखो, तो इसी के जगह पर हम Q इनसाइड बोलेंगे, तो ये Q इनसाइड के नाम से जाना जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये ऐसे ना, व्हाट इज Q इनसाइड, तो Q इनसाइड क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, तो QX³ बाई क्या है, RQ, और फिर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। ऐसे अब इसको सॉल्व करके देखो, तो ये वाला कटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो कितना आएगा, तो एक बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ ऐसे, ठीक है। तो यही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो क्या देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जितना हम बाहर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। वेरी गुड, इसलिए क्योंकि जितना हम बाहर जाएंगे तो एनक्लोज्ड हॉलो स्फीयर क्या होगा, ज्यादा बढ़ते जाएगा, मतलब जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो Q4 की वजह से भी आ जाएगा, जब यहाँ जाएंगे तो Q5 की वजह से भी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जितना हम दूर जाएंगे सेंटर से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो फाइनली ये आ गया। अच्छा, इसको चाहो तो डेंसिटी के भी रेस्पेक्ट में लिख सकता है, तो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ले लेते हैं क्या, रो मान लो डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो Q की जगह क्या हो जाएगा, तो कैन वी से दैट कि ये हो जाएगा Q की जगह हम रो 4/3 पाई RQ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या RQ। अब क्या क्या कटेगा, तो देखो RQ से RQ कट गया, अच्छा पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, बोल कितना आएगा, और ये वाला x छूट रहा है, तो ये x हम यहाँ लिख दिए, तो ये आ गया रो x/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो, अब हम कहाँ कहाँ निकाल ली, A पे निकाल ली, अब C पे निकालना है। तो C पे देखो क्या होगा, तो C पे अगर हमको निकालना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा, Q3 Q4 Q5 सबकी वजह से होगा। तो डायरेक्ट लिखें तो यहाँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 लिखेंगे, जो सबका चार्ज टोटल कितना है, Q है, तो बोल कितना आएगा, तो हाँ वेरी गुड, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा ऐसे, क्योंकि x के जगह हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, तो x के जगह R पुट कर देंगे, क्योंकि ये तो R इसका रेडियस है ना, तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा सरफेस पे इतना आ गया, ठीक है, ये हमारा सरफेस पे। अब हमको कहाँ निकालना है, तो बाहर निकालना है। ये भी डिस्टेंस क्या लेना है, तो ये भी डिस्टेंस हमको x लेना है, जैसे सारा डिस्टेंस x के रेस्पेक्ट में सोचना है, ठीक है। अब B पे क्या होगा, तो देखो अब जो भी होगा, देखो B पे अगर निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि Q1 की वजह से भी होगा, क्योंकि Q1 के लिए भी क्या है, बाहर है, Q2 के लिए भी बाहर, Q3 के लिए भी बाहर, Q4 के लिए भी बाहर, Q5 के लिए भी बाहर, सबके लिए बाहर। तो सबका सब में बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इन होता है, जिसमें एक में Q1 लेंगे, फिर Q2 लेंगे, फिर Q3 लेंगे, फिर ऐसे करके, और सब में x विल बी व्हाट, कॉमन डिस्टेंस, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस होगा टेकन फ्रॉम कहाँ से, सेंटर से। तो अगर हमको कहाँ निकालना है, तो B पे निकालना है, सॉरी हाँ B पे निकालना है, तो क्या लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x² सबका बाहर आ गया, तो कैन बी राइट Q1 प्लस Q2 प्लस ऐसे करके सोन, ठीक है। तो यही सबका सम कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट x², ठीक है। तो यही हमारा आ गया। तो क्या देख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये पॉइंट सेंटर पे है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब ये A यहाँ पर है जो x लिए हैं तो फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, जब ये बाहर में है तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसका ग्राफ अगर बनाना होगा तो ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ इसका देखो कैसे बनेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो आ गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो सब जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पहले याद रखना होगा। अब देखो कैसे कैसे है, ग्राफ बनाने के लिए स्केलिंग करना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा हाथ फिसल सकता है, तो हाथ फिसले नहीं इसलिए हम लोग इसको स्केलिंग कर देते हैं। तो ये देखो इधर E हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। व्हाट इज E, तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ऑन x एक्सिस, ठीक है, और x क्या है, डिस्टेंस टेकन ऑलवेज फ्रॉम कहाँ से, सेंटर से। अब देखो ये चूंकि चार्ज का भंडारा है, यूनिफॉर्म स्क्वायर है, तो हमको इसका ग्राफ बनाना है और इसका चार्ज है प्लस Q और रेडियस है R। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कहेंगे कि बॉडी के इस तरफ चूंकि रेडियली आउटवर्ड होता है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वंस अगेन ऐसे होगा। अरे बोलो ऐसे क्यों होगा, क्योंकि बात तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कुछ के अंदर है कुछ के बाहर है, जिसके अंदर है उसकी वजह से 0 होगा, जिसके बाहर है उसकी वजह से होगा, सबकी वजह से लेफ्ट होगा तो लेफ्ट ही रह जाएगा। अच्छा अब आ जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऐसे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक। बाहर में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें देखो वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बनाए थे। तो साइन कन्वेंशन में क्या था कि अगर राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, और लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना, मतलब नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज करना। फिर से सुनो, अगर राइट साइड होगा तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो चूंकि बाहर में पॉइंट है ना, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले बताओ लेफ्ट है कि राइट है, हाँ लेफ्ट है, तो एक्स के लेफ्ट है तो नेगेटिव ही हुआ कि पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव हुआ। नेगेटिव हुआ तो x के ऊपर बनेगा कि x के नीचे बनेगा, तो x के नीचे बनेगा। जहां प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्राफ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बताए थे, ठीक है, तो वो वाला लेक्चर देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो देखो इसका ग्राफ देखो इस टाइप का आएगा, ऐसे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। फिर अंदर में जब है तो डायरेक्शन तो लेफ्ट है तो उसमें भी x के नीचे ही बनेगा, लेकिन चूंकि लीनियर ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा ऐसे, और फाइनली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया 0। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप अगर देखा जाए तो देखो यही इसका y बराबर mx प्लस सी को फॉलो करता है ना, तो ये वाला इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस सी लिखेंगे तो c का वैल्यू क्या होगा 0। और अगर इसका स्लोप कहा जाए तो q के रेस्पेक्ट में स्लोप क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू है, और रो के रेस्पेक्ट में अगर स्लोप का बात करेंगे तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। बोल क्लियर है। अच्छा फिर वही वाला यहाँ तक चला जाएगा तो इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगा, और फिर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो ऐसे। अच्छा इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है 0, तो ये भी हम लोग जानते हैं, ग्राफ हम लोग पढ़े थे वहां पर भी इन्फिनिटी पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का दोनों 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया, बोल क्लियर है। तो अंदर में क्या देखें, अंदर में जो ग्राफ है वो लीनियर बना, मतलब ये माइनस आर से लेके प्लस आर के बीच में, माइनस आर से लेके प्लस आर तक के बीच में कैसा ग्राफ, लीनियर ग्राफ। और फिर बाहर में कैसा, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया, ठीक है, बोल क्लियर है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ E वर्सेस X, किसके लिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, बट कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, बोल क्लियर है। चलो एनुलर सॉलिड स्फीयर है जो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्या होता है, तो देखो फोटो अगर देखा जाए ऐसे, नारियल का डाब देखा है, हाँ एकदम बिल्कुल उसी टाइप, नारियल का डाब जैसा, ठीक। अच्छा इसके ऊपर टोटल चार्ज प्लस क्यू है, और इसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस कितना है b है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे O पे, फिर यहाँ पे ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम कहाँ से, तो ये A हो गया, ये B ले लेते हैं और ये फिर C ले लेते हैं। तो सारा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक सेंटर पे निकालना है, एक कैविटी के अंदर निकालना है, एक मटेरियल के अंदर और एक बॉडी के बाहर, टोटल कंप्लीट बॉडी के बाहर। तो O पे, A पे, B पे और C पे, और सारा डिस्टेंस X के ही रेस्पेक्ट में लेना है, बोल क्लियर है। अब ग्राफ देखो क्या होगा, तो बताओ, तो यहाँ पर बनाने के लिए हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, देखो इस तरह से किए वो हॉलो स्फीयर होगा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर भी समझने के लिए वही ले लेते हैं।
तो मान लो बहुत सारा हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर हम ये ले लेते हैं जिसके ऊपर का चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारा है, बट समझने के लिए ऐसा ले रहे हैं। बोल क्लियर है? अब ये तुम्हारा O हो गया, ठीक है। अच्छा, Q1 का रेडियस मान लो R1 ले लेते हैं, Q2 का रेडियस R2 ले लेते हैं, Q3 का रेडियस R3 ले लेते हैं, ऐसे करके, और Q5 का रेडियस क्या हो जाएगा? R5। ऐसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Q1 का रेडियस A माना जाएगा, और इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो, और Q5 का रेडियस क्या माना जाएगा? B माना जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारा ये हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर का बना हुआ सब यूनिफॉर्म है। तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या हो जाता है? 0। कौन सा थ्योरम है ये? हाँ, सेल थ्योरम है। और बाहर में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यही ना है। तो बस ये इक्वेशन प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ निकालना। तो सबसे पहले O पे आ जाओ, एट O। बताओ O पे क्या हो जाएगा? तो O पे 0 कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी है सबके वजह से कहाँ पर है? सेंटर पे है। तो सेल थ्योरम के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अब आ जाओ कहाँ पे? A पे। A पे भी क्या हो जाएगा? तो A पे भी तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि A भी है जो Q1 के भी अंदर है, A यही ना है, ये तो A है, और डिस्टेंस क्या? x है। x इज व्हाट? डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब यहां से x है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, Q1 की वजह से भी इनसाइड हो गया, Q2 की वजह से भी अंदर हो गया, Q3 सबकी वजह से अंदर हो गया। तो सबका 0 0 0, तो 5 0 होगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। अब कहां पर निकालना है? तो एट हमको B निकालना है। तो B पे अगर देखा जाए तो B यहाँ हो गया ना, तो B मान लो समझने के लिए यहाँ ले लेते हैं, ये B है, और सारा डिस्टेंस x के ही रेस्पेक्ट में सोचना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि Q1, Q2 और Q3, ये तीनों के वजह से क्या हो गया? बाहर हो गया, और Q4 और Q5 की वजह से क्या हो गया? अंदर हो गया। तो जिसके वजह से अंदर हो गया उसके वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, कारण सेल थ्योरम। और जिसके वजह से बाहर हो गया वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/4πε0 बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? Q1, Q2 और Q3। बोल क्लियर है? जबकि Q4 और Q5 की वजह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या किसके नाम से जाना जाएगा? यही Q इनसाइड के नाम से जाना जाएगा। अब Q इनसाइड कैसे निकालेंगे? तो बस यूनिटरी मेथड कर देंगे। तो यूनिटरी मेथड में मान लो डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है, ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। तो अगर चार्ज हमारा Q है पूरे बॉडी का, तो पूरे बॉडी का वॉल्यूम कितना है? तो 4/3 पाई BQ माइनस AQ है। अरे बोलो, अब चार्ज अगर Q इनसाइड लेते हैं तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो 4/3 ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका वॉल्यूम लेंगे ना, ये वाला का, ऐसे, मतलब ये सिर्फ इसका वॉल्यूम, ऐसे इसका वॉल्यूम लेंगे, इसके बाहर में जो बॉडी है उसका वॉल्यूम नहीं लेंगे। तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा XQ माइनस AQ, ऐसे, क्योंकि ये वाला रेडियस x है और ये वाला a है, तो ये वाला का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? XQ माइनस x। जबकि पूरा थप्पा जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इतना। क्लियर है? तो Q इनसाइड कितना हो गया? तो अब हम कहाँ निकालने वाले हैं? B पे। तो बोलो क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q XQ माइनस AQ बाई 4πε0। हाँ, यहाँ x स्क्वायर छूट रहा है तो x स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो इतना आ जाएगा। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पे? B पे, ठीक। और फिर ये Q, एक और टर्म छूट रहा है, ये वाला BQ माइनस AQ, ठीक है। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। कहाँ पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड? B पे। बोल क्लियर है? अब हमको C पे निकालना है, C पे। तो C पे देखो क्या होगा? तो ऐसा कर सकते हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सबकी वजह से बाहर है, और सब में डिस्टेंस क्या लेना है? तो यही तुम्हारा C है। और ऑलवेज टेक डिस्टेंस x फ्रॉम कहाँ से? सेंटर से। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे? तो कैन वी से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा। क्या लिखेंगे? Q1, Q2, Q3 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो Q1 प्लस Q2 प्लस ऐसे करके कहाँ तक? Q5 तक। यही हमारा Q टोटल हो जाएगा। तो Q टोटल बाई 4πε0, और यहाँ पर क्या छूट रहा है? x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आ गया? C पे। C कहाँ पर है? सबके वजह से बाहर है। तो ऐसा देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यही ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सेंटर पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। बोल क्लियर है? अब इसका अगर ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखो,
अब इसका हमको ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले स्केलिंग करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे कैसे क्या है। ये हम लोग स्केलिंग ऐसे लेवलिंग क्यों करते हैं, लेवलिंग इसलिए कहा जाता है ताकि हमारा हाथ फिसले नहीं। बोल क्लियर है। तो ये तुम्हारा इधर ई लेना है और इधर एक्स लेना है। बोल क्लियर है। ई क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर से। यस, वेरी गुड। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस बी। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बॉडी के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव है ना, ऐसे इसमें भी इधर ही होगा रेडियली आउटवर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो, सेल थ्योरम। फिर इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। बोल क्लियर है। अब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो लेफ्ट साइड है एक्स के नीचे बनेगा, यस, और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसके इधर क्या बनेगा, तो इसके इधर भी ऐसे बनेगा। सेंटर पे क्या हो जाएगा, माइनस ए से लेके प्लस ए तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब इसके अंदर कैसे बनेगा, मतलब ये वाला मटेरियल के अंदर, विद इन द मटेरियल, तो विद इन द मटेरियल तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक, ऊपर ही बनेगा, लीनियर नहीं होगा, ना लीनियर होगा ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, इस टाइप का ये कर्व होगा। और इसके इधर तुम्हारा इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है। एक्चुअली देखो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारा ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, पहला दूसरा तीसरा कौन वाला होगा, ये हमको कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ, तो हम ग्राफ पहला या तीसरा भी तो बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा, दूसरा कब बनेगा, जब स्लोप कांस्टेंट होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि d/dx अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा दूसरा बनेगा। अगर d/dx अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो तीसरा बनेगा। तो ये तीसरा का ग्राफ हो गया, ये दूसरा का ग्राफ हो गया, और पहला वाला क्या होगा, तो पहला का d/dx क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज करना चाहिए, तब ये पहला का, मतलब स्लोप अगर कांस्टेंट रहेगा तो सेकेंड वाला होगा, स्लोप अगर बढ़ेगा तो थर्ड वाला का ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, और पहला वाला का स्लोप क्या हो रहा है, लगातार घटते जा रहा है। तो स्लोप से पता चलेगा क्या होगा, तो इसका स्लोप हमको निकालना पड़ेगा। तो स्लोप अगर देखा जाए तो ई का वैल्यू है क्या यहाँ पर, तो अगर देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो q/4πε और बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करो, अच्छा BQ - AQ ये भी तुम्हारा बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा बताओ, तो अंदर में अगर देखा जाए तो देखो ये इससे भी डिवाइड होगा, ये इससे भी डिवाइड, इससे जब डिवाइड होगा तो यहाँ x बचेगा माइनस, जब ये इससे होगा तो ये AQ/what x² हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका स्लोप निकालो, दैट इज d/dx का डेरिवेटिव निकालो तो पता चल जाएगा। तो ये तो इतना कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आ गया। अब बचा क्या, x का रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा माइनस। अब ये इसको इधर जाने दो तो -AQ, अब ऊपर जाएगा तो x का पावर n वाला फॉर्मूला हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/what x3, इस टाइप का आएगा, देख रहा है। ठीक, तो ये तुम्हारा इस टाइप से। अब अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे कैसे क्या आएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x का वैल्यू बढ़ाओ, तो x का वैल्यू बढ़ाने से ये d/dx क्या होगा, घटेगा नहीं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ गया ना। तो x का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये घटेगा। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो x का वैल्यू तो बढ़वे ना करेगा, तो x का वैल्यू बढ़ेगा तो d/dx घटेगा, और d/dx अगर घटा तो कौन वाला ग्राफ बनेगा, तो हमारा ग्राफ पहला वाला बनेगा। बोल क्लियर है, ये वाला पहला वाला से मैच कर रहा है। अगर वही d/dx कांस्टेंट रहता तो कौन वाला बनता, तो दूसरा बनता। और थर्ड वाला कब बनेगा, तो थर्ड वाला जो है वो अगर d मतलब x के बढ़ने से स्लोप भी अगर बढ़ता तब हमारा थर्ड वाला होगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे कैसे हो रहा है। इससे पहले वाला में सॉलिड बॉडी में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो अंदर में ये फॉर्मूला ही ना था। अब इसका d/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, ρ/3ε0 आ जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट निकल गया ना, इसीलिए तो हम लोग दूसरा वाला ग्राफ बनाए। दूसरा वाला बोले तो ऐसे सीधे कर दिए। बात समझ में आ गया। तो ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि पहला टाइप का होगा सर कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा। ठीक है, और इसके बाहर में तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता ही है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से हम सीख चुके हैं, तो ये समझ में आ गया। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एनुलर सॉलिड स्फीयर, अंदर बाहर ये सब क्लियर है। चलो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल डेंसिटी वाला। ठीक है,
तो ये तुम्हारा एक चार्ज क्लाउड हो गया जिसका डेंसिटी का फॉर्मूला रो बराबर रो नॉट एक्स टाइप का है। व्हाट इज एक्स? तो रो नॉट कोई यानी पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक्स इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये चार्ज क्लाउड कहा जाता है। तो ये चार्ज जो अवेलेबल है x लेस देन इक्वल टू r पर है और जबकि x का वैल्यू 0 हो गया मोर देन r पर, मतलब चार्ज का जो भंडारा है, चार्ज जो है वो अप टू r तक ही है, r के बाहर फिर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग आगे जाके स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो एक स्फीयर है देखो ऐसे करके, ठीक, इसका डेंसिटी वेरिएबल है, इसका डेंसिटी x लेस देन इक्वल टू r, वेयर r क्या है? इसका रेडियस। ऐसे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x के बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बट चार्ज अवेलेबल अप टू r तक, फिर जैसे ही x r से बाहर चला गया, मतलब यही वाला है, तो ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया, ये ले लो, जैसे मोर देन r पे गए मतलब कि बॉडी के बाहर गए तो डेंसिटी इसका क्या हो गया? 0 हो गया। बोल क्लियर है? इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। बोल क्लियर है? और जो भी है चार्ज हर जगह फिक्स्ड है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको कहाँ निकालना है? तो एक वो सेंटर पे निकालना है, एक यहाँ पे निकालना है, एक यहाँ पे निकालना है सरफेस पे और एक बाहर में निकालना है। ठीक है, एक सेंटर पे, एक बॉडी के अंदर, एक सरफेस पे, एक बॉडी के बाहर, और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखो ओ पे आ जाओ, तो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0? देखो इसमें भी वही तरह से सोचा जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 1 2 3 यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 और ये Q5 ऐसे ही सोचेंगे, फिर सब में इसी तरह से सोचेंगे। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए तो O पे 0 क्या हो गया? तो जितना भी हॉलो स्फीयर है सबके रिस्पेक्ट में ये सेंटर पे आना आ गया, तो सेल थ्योरम से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो O पे हमारा 0 हो जाएगा। अब हमको कहाँ निकालना है? तो एट मान लो A निकालना है, A भी जो लेंगे सारा डिस्टेंस विल बी टेकन विथ रेस्पेक्ट टू x, बट ये x का जो वैल्यू है वो क्या है? लेस देन r है। ठीक है, x का वैल्यू क्या है? लेस देन r है। अब देखो क्या होगा, तो x का वैल्यू लेस देन r है, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया। बोल क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर निकालना है, तो हम ऐसे कहेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 की वजह से होगा, फिर Q2 की वजह से होगा, Q4 और Q5 की वजह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Q4 और Q5 के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट अंदर में है। तो हम लोग जो भी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या A पे क्या लिखेंगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो बोल क्या बचेगा? तो बचेगा ओनली Q1 Q2 Q3। ठीक है, और Q4 Q5 क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये बॉडी के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या अंदर है, तो सेल थ्योरम से Q4 और Q5 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब इसी को किसके नाम से जाना जाएगा? तो ये Q इनसाइड के नाम से जाना जाएगा। अब इसका Q इनसाइड कैसे निकालेंगे? तो देखो अब इसका Q इनसाइड निकालना होगा, क्योंकि वेरिएबल है ना, तो यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा, इसमें हम लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि देखो एक हम स्फीयर ले लेते हैं, देखो लेट अस कंसीडर x पे जाके एक dx थिकनेस का, क्या बोलेंगे? x पे जाके dx थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर ले लेंगे। अब उस हॉलो स्फीयर के ऊपर का भी चार्ज क्या होगा? तो चूंकि डेंसिटी सॉलिड ये है ना, मतलब कि 3D वाला है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेंसिटी को किससे गुना कर देंगे? वॉल्यूम से। तो ये शेल का वॉल्यूम क्या होगा? तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? तो 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और थिकनेस इसका क्या हो जाएगा? dx। तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, यही ना इसका वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया इंटू इसका थिकनेस, यही इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। सही है, तो यही तुम्हारा आ गया। अब dq का वैल्यू क्या होगा? तो व्हाट इज रो? तो रो का जो वैल्यू है वो रो नॉट x है, और 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक? तो अगर हमको निकालना है 0 से लेके x तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से यही ना x है, यहीं तक हमको निकालना है। तो यहाँ तक जितना भी है, इसके बाहर में जो हॉलो स्फीयर है उसको नहीं लेना है,
जो इसके अंदर में होलो स्फीयर है वही सब लेना है, बल्कि लेर इसके बाहर वाला को नहीं लेना है। तो इसके अंदर जो भी है वो कैसे निकलेगा, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके x। अब ये कितना आएगा, तो रो नॉट 4 पाई एक्स क्यू इंटू क्या dx। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो रो नॉट 4 पाई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4, ये q इनसाइड हो गया। तो हम इसी के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रो नॉट 4 पाई x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या 4, ऐसे। ये किसके वजह से हो गया, तो ये q इनसाइड हो गया। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन तो रहबे करेगा। अच्छा यहाँ एक चीज छूट रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी लिखना होगा क्योंकि सबके लिए x तो कॉमन डिस्टेंस होता है ना। तो ये हो गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखो तो कितना आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो रो नॉट कटेगा, स्क्वायर हो गया, ये 4 बच गया और एक एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे आ गया। तो क्या देख रहे हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, अब हमको कहाँ निकालना है, तो अब हमको निकालना है B पे अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो r पुट कर देंगे। तो अगर हमको B पे निकालना है तो B के लिए कुछ टेंशन ही नहीं है, रो नॉट r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको कहाँ निकालना है, तो अब हमको बाहर निकालना है, कहाँ पर C पे। C की वजह से बात करेंगे तो Q1 की वजह से भी होगा, Q2 Q3 Q4 Q5 सबकी वजह से होगा। ठीक है, और सबका रेडियली आउटवर्ड होगा तो जुटेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 करके ये सारा लेंगे, यही हमारा Q इनसाइड हो जाएगा। अब ये Q इनसाइड कैसे निकालेंगे, तो इसी का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जब निकालना होगा तो चार्ज अवेलेबल कहाँ से है, तो 0 से लेके r ही तक ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाहर तो एयर है ना, वैक्यूम है ना, तो वहाँ पर तो चार्ज है ही नहीं। तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके कहाँ तक, r तक। ठीक है, बाकी फिर क्या लिखेंगे, तो रो नॉट जैसे है वैसे लिखते जाएंगे ऐसे। अब सॉल्व करेंगे तो रो नॉट 4 पाई r टू द पावर 4/4 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आएगा, तो ये सबके जगह पर हो जाएगा रो नॉट 4 पाई r टू द पावर 4/4 ऐसे। फिर नीचे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ऐसे। तो क्या क्या देखेंगे, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड C पे कितना आएगा, तो रो नॉट r टू द पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो गया। अरे बोलो, तो ये हमारा हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो गया, ए पे क्या हो गया, बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, निकल गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ के लिए हमको पहले इसका लेबलिंग करना पड़ेगा। तो लेबलिंग में अगर देखेंगे तो देखो कैसा होगा, देखो तो ये फॉर्मूला अगर इसका लेबलिंग करेंगे तो देखो कैसे कैसे क्या होगा। ये तुम्हारा ऐसे है, इधर E और इधर क्या x। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेफ्ट। सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसके इधर होगा इधर, क्यों, क्योंकि कुछ के अंदर है कुछ के बाहर है। जिसके अंदर है उसके वजह से 0 सेल थ्योरम, और जिसके बाहर है उसके वजह से होगा, और सबके वजह से रेडियली आउटवर्ड होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट। इसके वजह से राइट, सॉरी इधर भी राइट और इधर भी राइट। अब सोच के देखो ग्राफ कैसा होगा। तो हमारा इक्वेशन तो सब आ गया ना, तो देखो O पे तो 0 है। अब देखो ये बाहर में ये वाला ये C जो है, या इसके इधर ये वाला इलाका में ये तो बाहर है ना, और बाहर में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड है तो x के नीचे बनेगा। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इसके इधर ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। अब बचा अंदर, अंदर क्या होगा, सेंटर पे 0 भी होना है, याद रखना। अच्छा, इस इधर इस इलाका में x के नीचे होगा, इस इलाका में x के ऊपर होगा। तो हमारा अंदर में फॉर्मूला देख रहे हैं, तो अंदर में ए वाला पॉइंट अंदर ही था ना, तो अंदर में क्या देखे थे, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ x, मतलब पैराबोलिक टाइप का होगा। तो पैराबोला कैसे बनता है, ऐसे, और इसके इधर ऐसे बनेगा। मतलब ये कहने का मतलब पैराबोला ऐसे होता है ना, ऐसे। अगर ऊपर में है तो ऐसे होगा, नीचे में है तो ऐसे होगा। ये y है, इधर x है, तो ये वाला ये लेंगे, इधर वाला यही हो गया, और इसके इधर वाला क्या लेंगे, इसके इधर वाला ये लेंगे। तो ये तुम्हारा
इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ये कब लेते हैं? जब ये टोटल चार्ज नेगेटिवली होता है तब हमको ये वाला लेना पड़ता है। बोल क्लियर है? बट चूंकि पॉजिटिव है तो एक्स के ऊपर के लिए ये वाला लेंगे, और इधर लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से ये जो ग्राफ है ना ऐसा, ये भी पैराबोलिक कर्व ही है ऐसे करके, इसमें भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ x ऐसे हो रहा है। क्लियर? चलो है कि एक लॉन्ग हॉलो पाइप है, ठीक है, जिसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस सिग्मा और रेडियस r है। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर क्या होगा। अच्छा, इसका डेरिवेशन हम लोग गॉस लॉ में पढ़ेंगे, अंदर बाहर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ खाली एक्सप्रेशन देखेंगे और इसका ग्राफ देखेंगे। तो देखो, अगर इसको सामने से ऐसे करके देखा जाए इस टाइप से, तो ये सामने वाला ये वाला पार्ट दिखेगा ना। ठीक है, तो एक्चुअली ये स्फीयर नहीं है, इसी का ये सामने वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। बट इसको अगर पीछे देखा जाए तो इसका लेंथ पूरा इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, ये वाला जो लेंथ है इसके पूरा अंदर है, जो हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हम सामने से दिख रहा है। तो ये लॉन्ग इंसुलेटिंग हॉलो पाइप है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर क्या होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। इसमें भी देखो, ये लॉन्ग इंसुलेटिंग थिक पाइप है। ठीक है, इसमें भी लॉन्ग पाइप है जिसका डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया वो प्लस रो और रेडियस कितना r है। इसके में भी अंदर बाहर कितना होगा ये खाली जानना है, बट इसका डेरिवेशन कहाँ पढ़ना है, गॉस लॉ में। बोल क्लियर है? तो लॉन्ग थिक पाइप पे चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको भी सामने से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही टाइप का दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डेरिवेशन जो है हम लोग गॉस लॉ में पढ़ेंगे। अभी चूंकि हम लोग हॉलो स्फीयर का निकाल चुके हैं, तो उसी तरह से सिमिलरली इसका क्या फाइनल वैल्यू होगा अंदर बाहर, यही हम खाली लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो लॉन्ग हॉलो पाइप है, नॉन कंडक्टिंग है। अंदर में इसमें भी देखो -r से लेकर +r तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है। ठीक है, तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो पाइप के बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा तुम्हारा सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट x। व्हाट इज x? तो एवरीवेयर x इज व्हाट, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। सारे जगह हम x क्या ले रहे हैं, तो x इज ऑलवेज द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। हो सकता है कि x बॉडी से बाहर हो, मतलब पॉइंट बाहर हो, तो अगर बाहर होगा तो x ग्रेटर देन r हो जाएगा एवरीवेयर, और अगर पॉइंट अंदर होगा तो क्या होगा, तो वही वाला पॉइंट अगर अंदर होगा तो x लेस देन r होगा। बट सारा चीज सोचना है x के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज x? तो x इज ऑलवेज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सारे केस में। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो देखा जाए बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट साइड होगा। जबकि -r से लेके +r तक देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे शेल थ्योरम वहां पर था, यहाँ पर भी शेल थ्योरम कह सकता है, बट हॉलो पाइप के लिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो लेफ्ट साइड है ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ग्राफ तो समझ में ही आ रहा है, लेफ्ट साइड है तो x के नीचे बनाएंगे, राइट साइड है तो x के ऊपर बनाएंगे। जबकि -r से लेकर +r तक देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, जबकि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेंटर पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थिक सॉलिड पाइप का बता रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग है। सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जैसे सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले ना अंदर बाहर, उसी तरह से इसका आता है, बट हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ में। तो यहाँ पर देखो, अगर x लेस देन r इक्वल टू r हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का ये होगा और आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। प्लस रो क्या है, तो इसका प्लस रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और r इसका क्या है, रेडियस है। बोल क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल इसी टाइप का बनेगा, जैसे हॉलो स्फीयर का और हॉलो सॉलिड स्फीयर का पढ़े ना, ठीक उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन होता है। बट यहाँ पर अगर डेराइव करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसका डेरिवेशन आसान हो जाता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में तो सब कुछ पढ़ना ही है। ठीक है, बोलिए हॉलो स्फीयर से कंपेयर करेंगे ना, तो हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला यही था ना, बाहर में q/4π इतना था और अंदर में कितना था, तो अंदर में 0 था। तो क्यू के सिग्मा क्या था, चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज बाय एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी था, जिसको क्यू बाय इतना लिख सकते हैं। तो सिग्मा के जगह क्यू की जगह रिप्लेस करेंगे तो सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा। तो ऊपर का 4π नीचे का 4π कट गया, तो सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट x² हो जाता है। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, हॉलो स्फीयर एंड लॉन्ग हॉलो पाइप। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर और लॉन्ग हॉलो पाइप के बीच में कंपैरिजन है। क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, इसमें r है, इसमें r² है, 2 है, यहाँ 2 नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ x है, यहाँ x² है। तो स्फीयर वाला केस में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। देखिए में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो q की जगह रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या होगा, तो ऊपर का 4π नीचे का 4π कटेगा, तो रो x/3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये कब आया, इनसाइड वाला आया, जबकि इनसाइड इसका क्या है, रो x/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या डिफरेंस है, यहाँ भी रो है, यहाँ स्फीयर के लिए यहाँ 3 है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखो रो
रो है, यहाँ भी रो है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यू है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, और यहाँ तो याद रखना स्फीयर का केस में हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और पाई वाला में इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं आता, एक्स आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। बोल क्लियर है? चलो, ई वेक्टर ड्यू टू हाफ होलो स्फीयर या शेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और शेल कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक, और उसका डेंसिटी है प्लस सिग्मा और रेडियस कितना है? आर है, ऐसे टाइप का। देखो, और कहाँ निकालना है? ई वेक्टर कहाँ पर? एट सेंटर। तो एक देखो इस पे चार्ज बिखरा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसका रेडियस आर है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज क्यों नहीं दिया हुआ है बल्कि क्या दिया हुआ है? इसका डेंसिटी। यही सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। ईच पीस क्या होगा इसका? हाँ, ईच पीस इसका रिंग्स होगा, तो सारे इंडिविजुअल रिंग के वजह से निकाल के उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम देखेंगे तो देखो कैसे कैसे क्या है। तो हम ऐसा कहें कि देखो ये तुम्हारा रिंग हो गया, और बोलो अब हम क्या कहेंगे, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? वाई एक्सिस। अब देखो कैसे कैसे बोलेंगे, देखना, याद रखना। देखो हम लोग ऐसा बोलेंगे, थीटा पे जाके ठीक है, थीटा पे जाके एक डी थीटा, ये एलिमेंट हो गया, ये रिंग हो गया, इसी रिंग के वजह से निकालेंगे। अब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, याद करो क्या होता है। तो याद है रिंग की वजह से कितना आया था? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था, ये Q इंटू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना था? 3/2 था। वेर एक्स क्या था? तो एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी था, इसका रेडियस आर था, इसका ऊपर का चार्ज क्यू था, यही था ना। तो यही करना है, तो यहाँ पर भी यही चीज करेंगे। तो देखो कैसे कैसे आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रिंग लिए हैं तो पॉइंट तो ये वाला हो गया, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो देखो क्या है, तो यहाँ रेडियस ऑफ द रिंग जो है आर नहीं है बल्कि इसका रेडियस क्या होगा? तो देखो ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है? तो ये तुम्हारा इसका सेंटर ही ना हो जाएगा। इसको अगर 3D पीछे वाला हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बॉडी के पीछे है। तो बॉडी के जो आगे है उससे देखो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये थीटा है और ये इसका रेडियस आर है, तो थीटा के सामने वाला जो इसका जो रिंग का रेडियस होगा वो कितना होगा? आर साइन थीटा। और थीटा के साथ वाला ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा? आर कॉस थीटा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा बॉडी का सेंटर और रिंग के सेंटर के बीच का जो दूरी है वो कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। तो यही हमारा एक्स का काम करेगा। बोल क्लियर है? अच्छा, रेडियस ऑफ द रिंग जो होगा यहाँ पर आर जो है, यहाँ रेडियस है, वो रेडियस ऑफ द रिंग यहाँ आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आर साइन थीटा होगा। तो बस यही करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इधर ये ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब सबकी वजह से, सारे रिंग की वजह से बस उधर ही ना होगा, एक रिंग यहाँ लेगा उसकी वजह से भी होगा, कहीं का भी रिंग लो, ऐसे से बहुत सारा इनफाइनाइट रिंग है, सबकी वजह से उधर ही होगा, तो सब जुटेगा। तो बस इसी जोड़ का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो खाली जोड़ दो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, बस Q वहां क्या बन जाएगा? DQ। X क्या बन जाएगा? तो X डिस्टेंस दैट इज R cos थीटा बन जाएगा। अरे बोलो, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल आर बन जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आर, ये कैसे है? देखो, एक्स की जगह आर कॉस थीटा और आर की जगह आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आर स्क्वायर। और फिर पावर कितना है? 3/2, ऐसे होगा। देखो तो अब ये DQ क्या है? चार्ज। चार्ज कैसे लिखेंगे? देखो, तो यूनिटरी मेथड से कर देंगे। तो देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये डेंसिटी दिया हुआ ना, तो डायरेक्ट हम Q लिख सकते हैं, तो सिग्मा को इसके एरिया से गुना कर देंगे। तो अगर पूरे का चार्ज निकालना होगा तो पूरे का एरिया क्या होगा? तो पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधा कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर पूरे बॉडी का चार्ज निकालना होगा तो इतना हो जाएगा, बट हमारे पूरे बॉडी का चार्ज नहीं ना चाहिए, हमको तो DQ चाहिए ना। तो DQ का वैल्यू क्या होगा? तो सिग्मा इंटू रिंग का एरिया। रिंग का एरिया क्या होगा? तो उसका लंबाई गुना चौड़ाई, इसका लंबाई क्या होगा? सर्कमफेरेंस, जो कि 2 पाई आर, इसका आर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आर साइन थीटा। और इसका जो थिकनेस होगा ये कितना हो जाएगा? हाँ,
आर डी थीटा इसका थिकनेस हो जाएगा। ठीक, ये थिकनेस इसका कैसे आता है तो पहले भी बता चुके हैं। ये लेंथ एल है, नहीं सॉरी, इसका लेंथ एल ले लेते हैं, ये एंगल थीटा है और इसका रेडियस आर, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो एल इक्वल टू थीटा आर हो जाता है। तो यहाँ पर वही थीटा थीटा नहीं है बल्कि क्या है, डी थीटा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आर डी थीटा आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा डेंसिटी क्या आ गया, तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। बिल्कुल क्लियर है, तो ये चीज़ यहाँ लिखना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रिजॉल्व क्यों नहीं किए, अरे बोलो, हाँ रिजॉल्व क्यों नहीं किए, क्योंकि रिजॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ही आ गया। ठीक है, कहीं कंपोनेंट वगैरह आया नहीं, इधर उधर कुछ नहीं हुआ, सबकी वजह से राइट हो गया, इसलिए सिर्फ जोड़ दिए और इसी जोड़ का नाम है इंटीग्रेशन। तो देखो क्या होगा, डी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या, डी थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ काट दो तो ये क्या हो गया, आर क्यू। ठीक है, और यही ना आया, अच्छा ये x, ये वाला x छूट रहा है, ये x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, तो यहाँ भी हमको आर कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो देखो आर क्यू कट गया तो बोल कितना आ गया, और 2 पाई से ये कट गया, तो सिग्मा बाई सारा कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो क्या ऐसे बचा, ऊपर में क्या बचा, साइन थीटा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, तो ये 2 और 2 ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और ये डी थीटा। अब यही लिमिट करेंगे तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलने वाला है, सेंटर पे। बोल क्लियर है। अब देखो कैसे कैसे लिमिट लेंगे, तो हमको रिंग के रिस्पेक्ट में सोचना है, तो हम ऐसा कहें कि थीटा बराबर 0 डिग्री पे रिंग यहाँ पर होगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो रिंग का रेडियस बढ़ते जाएगा। सबसे बड़ा रिंग कहाँ पर है, थीटा की किस वैल्यू पर, हाँ 90 डिग्री पे है, नहीं सबसे बड़ा रिंग थीटा की किस वैल्यू पर है, 90 डिग्री पे, और सबसे छोटा रिंग यहाँ पर है जो थीटा की किस वैल्यू पर है, 0 डिग्री पे। इसका मतलब लिमिट लेना होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक। अब इसको देखो तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन और बाहर आ जाएगा, अरे बोलो। अब देखो क्या होगा, साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। अपर लिमिट क्या होगा 90 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। अब देखो माइनस आया, तो माइनस आया तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पलट सकते हैं। अगर माइनस को प्लस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 90। एक बार थीटा की जगह 0 पुट करो तो cos 2 इंटू 0, cos 0 क्या हो जाता है 1। एक बार थीटा की जगह 90 पुट करो तो cos 2 इंटू 90, cos 180 माइनस 1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कट गया, तो बोल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो सेंटर पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया। बोल क्लियर है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे। अरे बोलो, एक क्वेश्चन है कि ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे सिग्मा भी 4 एप्सिलॉन नॉट निकाल लिए। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 पार्ट, तीनों पार्ट क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 180, तो ईच पार्ट कितना बनेगा, तो ये वाला 60 बनेगा, ये 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। ये 3D का फिगर है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी शेडेड पार्ट के चलते निकालना है, कहाँ पे, सेंटर पे। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इसी जगह पर निकालना है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली मतलब 3D फिगर ये वाला हो गया। इसको अगर और सामने से देखेंगे तो फिगर ये हो जाएगा, तो ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा। यहीं पर सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये शेडेड पार्ट के चलते निकालना है। बोल क्लियर है, 3D में समझ में आ गया। अब देखो इसका अगर ये तो 3D व्यू है, अगर 2D व्यू देखेंगे तो 2D व्यू कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसे, और बोलो इस टाइप का, तो इसका वैल्यू यही होगा, डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा होगा। अब देखो इस बॉडी को ना 3 हिस्सा किए, कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा बराबर बराबर किए, तो देखो ये टोटल एंगल 180 है, तो बराबर बराबर करेंगे तो देखो कैसे कैसे होगा, तो ये वाला कैसे कैसे कितना एंगल सब्सटेंड करेगा, तो एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा। अब ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये 60 बनाएगा, ये भी 60 बनाएगा, ये भी 60 बनाएगा। बोल क्लियर है। अब एक हिस्सा जो बचा उसी हिस्से का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब देखो अगर फ्री फिगर बनाया जाए तो ये तुम्हारा ऐसे हो गया, अब एक हिस्सा यही ना है, ये वाला हिस्सा, इसी का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन है, और इस पे डेंसिटी कितना है प्लस सिग्मा, हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बस सुपरपोजिशन और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इन्हें कि इंटीग्रेट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे बनेगा, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है 1 2, तो जो भी आएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा वो सिमेट्रिकली के चलते ऐसे ना होगा बोलो तो इस टाइप से। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक वेक्टर ये ले लो, एक वेक्टर ये ले लो और एक वेक्टर ये ले लो। इस ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आया है, यही 2 है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वजह से क्या होगा यही हमको निकालना है। बोल क्लियर है। अब सिमेट्रिकली सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सब कितना कितना एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो E1 का मैग्नीट्यूड होगा वही E2 का होगा, वही क्या होगा E3 का होगा। अच्छा डायरेक्शन का बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा ऐसे होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा ऐसे होगा। ठीक है। तो ये टोटल 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। ये टोटल 60 है तो ये क्या होगा 30 क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक के चलते पूरा सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करेगा। और ये टोटल 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी 30। मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अब कितना कौन एंगल बनाएगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो कैन वी से ये 30, ये भी क्या होगा सिमेट्रिकल 30। ठीक है 30 ये हो गया। तो एक E2 ये हो गया, एक E1 ये हो गया और एक E3 ये हो गया। बोल क्लियर है। क्योंकि सबका चार्ज क्या है प्लस 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 ऐसे। अब हम सबका हम लोग E0 माने लेट इट इक्वल टू क्या E0। तो ये भी E0 हो गया क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। और सबका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, तो सबका रिजल्टेंट है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका अगर देखा जाए तो इसका E0 का कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर में E0 cos 30, इधर क्या होगा E0 sin 30। इसका भी तो cos 30 वाला पार्ट जो है क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और साइन वाला क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका और इसका 2 E0 sin 30 डिग्री, ये इसका और इसका हो गया, इधर वाला कैंसिल हो गया, इधर वाला जुड़ गया, प्लस ये वाला का, और यही तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट है। अरे बोलो सुपरपोजिशन से बोल क्लियर है। तो सॉल्व करके देखो तो sin 30 1/2, 2 से 2 कटेगा तो 2 E0 का वैल्यू कितना आ जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E0 का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बोल क्लियर है। इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया थर्ड पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर, हाफ होलो स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, तो सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आया। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बिल्कुल बॉडी को बाइसेक्ट करता हुआ इधर आएगा। तो दिस इज द सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बोल क्लियर है। ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, काफी आसान। कैसे कैसे बन रहा समझ में आ रहा है। चलो